हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जी हाँ दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हिंदी में कहते हैं असीमित क्रिया। असीमित क्रिया। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहाँ से आया है, इसके पहले का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसको हम लोग यहाँ क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जान लें कि एक वर्ब होता है जिसका नाम है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के दो काइंड्स होते हैं। पहला काइंड्स है फाइनाइट वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमित क्रिया, और दूसरा काइंड है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं असीमित क्रिया। यहाँ हम लोग ग्लेंसली एक बात को और जान लें। फाइनाइट वर्ब जो है वह अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने फॉर्म्स में परिवर्तन नहीं करते हैं। फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने फॉर्म्स में परिवर्तन करते हैं। फाइनाइट वर्ब करते हैं, परंतु नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वह अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने फॉर्म्स में चेंजिंग नहीं करते हैं। यह हमेशा यह सदा एक रूप में बना रहता है। अब इसको आगे हम लोग समझते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, द मेन वर्ब विच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस इन अ सेंटेंस। मतलब ऐसा मेन वर्ब जो अपने रूप में परिवर्तन नहीं करता है। किसके अपने रूप में परिवर्तन नहीं करता है? किसके अनुसार? तो अपने सब्जेक्ट टेंस के अनुसार। सब्जेक्ट कहने का मतलब इसमें आपको नंबर, पर्सन ये सारा आ गया, और टेंस कहने का मतलब आपका जो भी काल का चेंजिंग होता है ये सारा आ गया। तो एक सेंटेंस में जो है नॉन फाइनाइट वर्ब अपने फॉर्म्स में चेंजिंग नहीं करता है अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, कैसे पहचानेंगे कि यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इसके लिए हमने 3 एग्जाम्पल लिया है, जिसको देखते हैं बारी बारी से। आई वांट टू गो, पहला एग्जाम्पल, मैं जाना चाहता हूँ। ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। और तीसरा एग्जाम्पल है दे वांटेड टू गो, वे लोग जाना चाहा। वे लोग, उन लोगों ने जाना चाहा। तो हमने 3 एग्जाम्पल लिया है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, इसमें एक वर्ब है वांट। आई के अनुसार वांट आया है, दूसरे सेंटेंस में ही के अनुसार वांट्स आया है, और तीसरे सेंटेंस में दे के अनुसार या पास्ट टेंस के अनुसार वांटेड आया है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि वांट अपने फॉर्म्स में चेंजिंग कर रहा है। वांट्स क्या कर रहा है? अपने फॉर्म्स में चेंजिंग कर रहा है। कभी वांट है तो कभी वांट्स है तो कभी वांटेड है। लेकिन इसी के जस्ट बगल में एक दूसरा वर्ब है जो है कि टू गो, जिसका नाम है टू गो। हम लोगों यहाँ देख रहे हैं बारीकी से कि टू गो के फॉर्म्स में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, अलग अलग सेंटेंस होने के बावजूद भी। जैसे यहाँ भी टू गो, यहाँ भी टू गो, और यहाँ भी टू गो। मतलब इसके फॉर्म्स में चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसके रूप में चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो हम लोग आसानी से नॉन फाइनाइट वर्ब को यहाँ पहचान गए। यह जो वांट, वांट्स, वांटेड है, ये फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल है, जबकि टू गो, यहाँ भी टू गो और वहाँ भी टू गो, ये तीनों टू गो जो है यह नॉन फाइनाइट वर्ब्स के एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के काइंड, इसके 3 काइंड होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा है जिरंड, और तीसरा है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव का मतलब होता है मतलब ऐसा वर्ब जो 2 तरह से यूज होता है। इन्फिनिटिव का जो फॉर्म होता है वह 2 तरह से यूज होता है। तो जब 2 + V1 के फॉर्म में आता है, मतलब जब इन्फिनिटिव वर्ब में 2 लगा रहता है जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, तब हम लोग उसको बोलेंगे फुल इन्फिनिटिव। लेकिन जब इन्फिनिटिव का प्रयोग विदाउट 2 होता है, बिना 2 के होता है और V1 ही रहता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं वेयर इन्फिनिटिव। इसमें ओनली V1 का यूज होता है और फुल इन्फिनिटिव में 2 + V1 का यूज होता है। ये
इसके दोनों के बीच मुख्य डिफरेंसेज है। दूसरा है जिरंड। जिरंड को एक तरह से वर्बल नाउन कहते हैं, मतलब ऐसा नाउन जो वर्ब से बनाए जाते हैं। और इसका फॉर्म क्या होता है, तो जिरंड का जो फॉर्म होता है वह V1 प्लस ING होता है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING को जोड़कर वर्बल नाउन अर्थात जिरंड बनाया जाता है। यह नाउन की तरह ही काम करता है। इसका सिंपल फंडा है, जब जिरंड जो है वह नाउन की तरह ही काम करता है। और तीसरा है पार्टिसिपल। तो अलग अलग अब थोड़ा पार्टिसिपल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पार्टिसिपल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब तीनों को हम एग्जाम्पल से बाद में बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे इन्फिनेटिव पर। तो इन्फिनेटिव मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। उसके एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ क्लियर हो लेते हैं कि कब बोलेंगे फुल और कब बोलेंगे बेयर। तो पहला एग्जाम्पल है, टू स्विम इज एन एक्सरसाइज। तैरना एक व्यायाम है, तैरना एक व्यायाम है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 प्लस V1 का यूज हुआ है, 2 प्लस V1, 2 प्लस स्विम का यूज हुआ है। इसका मतलब है ये 2 प्लस V1 का फॉर्म है। तो यहाँ हम लोग ये बोलेंगे कि यह जो इन्फिनेटिव है यह फुल इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। दूसरा है, आई लाइक टू गो देयर, मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं 2 प्लस V1, मतलब 2 प्लस गो अर्थात 2 प्लस V1 का यूज हुआ है। तो यहाँ 2 प्लस गो जो है वह भी फुल इन्फिनेटिव का ही एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो। लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ गो का यूज हुआ है और गो से पहले कोई टू का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब है यह जो एग्जाम्पल है वह बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ही मेक्स मी लाफ, वे मुझे हंसाते हैं, वे मुझे हंसाते हैं। तो यहाँ जो लाफ का यूज हुआ है, लाफ से पहले किसी टू का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब है यह जो लाफ है वह बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ आसानी से क्लैरिफाई कर लिए कि इन्फिनेटिव कितने होते हैं, बेयर कौन होता है और फुल कौन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग अब विचार करेंगे जिरंड पर। कब जिरंड बोलेंगे तो उसके एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ क्लियर हो लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ जिरंड, पहला एग्जाम्पल है आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। तो यहाँ हम लोग क्लियरली देख रहे हैं स्विमिंग जो है स्विम में ING लगाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है रनिंग इज़ एन एक्सरसाइज, दौड़ना एक व्यायाम है। तो यहाँ जो रनिंग है वह सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और वह भी जिरंड है अर्थात वर्बल नाउन है। यहाँ जो स्विमिंग था वह काम कर रहा था एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था और यहाँ जो रनिंग है वह एज अ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगला है आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मतलब मैं इंतज़ार करके थक गया हूँ, मैं इंतज़ार करके थक गया हूँ। तो यहाँ जो वेटिंग है यह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और यह भी जो है जिरंड का ही एग्जाम्पल है। और लास्ट एग्जाम्पल है माई हॉबी इज डांसिंग, मतलब नाचना मेरा शौक़ है, नृत्य करना मेरा शौक़ है। तो यहाँ जो डांसिंग है वह डांसिंग कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ कर रहा है, क्योंकि अगर इस सेंटेंस में से अगर हम डांसिंग को रिमूव करते हैं तो यह सेंटेंस इनकम्प्लीट बचेगा। डांसिंग जो है इस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए यह जो डांसिंग है वह कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है और वह भी जिरंड का ही एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम लोगों ने जिरंड के बारे में जाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पार्टिसिपल के तीनों जो फॉर्म्स हैं उसको आसानी से हम लोग जान लें। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो इसको रिकॉग्नाइज करना काफ़ी आसान है। इसमें हम लोग V1 प्लस ING का यूज करते हैं। इसमें किसका यूज होता है, V1 प्लस ING का यूज होता है और वह एक वर्ब की तरह काम करते सेंटेंस में दिखता है। इसके एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर होते हैं, जैसे ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो यहाँ वर्ब की तरह काम कर रहा है और यहाँ V प्लस ING का यूज हुआ है। तो यह जो एग्जाम्पल है प्लेइंग वह प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, क्लियरली हम लोग देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दे वर डांसिंग, वे नृत्य कर रहे थे, वे नाच रहे थे। तो यहाँ भी जो डांसिंग है वह V1 प्लस ING है और वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ हम लोग को कन्फ्यूजन होता है
कि यहाँ इज है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, और यहाँ वेयर है तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ऐसी बात नहीं है। V1 + ing का यूज पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो, कहीं भी हो, तो उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बोलेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को रिकॉग्नाइज करना काफ़ी आसान है। V + V1 + D या ED, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होता है, जहाँ कहीं भी उसका यूज होता है वह पास्ट पार्टिसिपल की तरह ही यूज होता है। इसमें हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल से क्लियर होते हैं। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ या मैंने खा लिया है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ईटेन का यूज हुआ है एज अ V3 की तरह यूज हुआ है। तो यह जो ईटेन है यह पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। चूँकि यह प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट टेंस में यूज हो, पास्ट टेंस में यूज हो, फ्यूचर टेंस में यूज हो, लेकिन V3 की तरह यूज होता है तब हम लोग उसको पास्ट पार्टिसिपल ही बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ। अगर यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ, प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, लेकिन यह जो टायर्ड है वह V3 की तरह यूज हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज हुआ है। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि V3 का यूज जहाँ कहीं भी होता है वह पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में ही होता है। और सबसे लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल को रिकॉग्नाइज करना काफ़ी आसान है। हैविंग + V3 का जब यूज हो कहीं सेंटेंस में, हैविंग + V3 का यूज हो तो हम लोग आसानी से फाइंड अप कर लेंगे कि यह परफेक्ट पार्टिसिपल का ही एग्जाम्पल है। अब इसके एग्जाम्पल से क्लियर होते हैं। हैविंग डन हिज जॉब, मतलब उसने अपना काम करके, हैविंग डन हिज जॉब, उसने अपना काम करके, ही लेफ्ट द ऑफिस, उसने कार्यालय को छोड़ दिया या वह कार्यालय से बाहर निकल गया। उसने काम करके कार्यालय से बाहर निकल गया। तो यहाँ जो हैविंग डन है, हैविंग + V3 का जो यूज हुआ है वह परफेक्ट पार्टिसिपल का ही एग्जाम्पल है। अब अगला है हैविंग वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड, मतलब कठिन परिश्रम करके वह थका सा महसूस कर रहा है। कठिन परिश्रम करके वह थका सा महसूस कर रहा है। तो यहाँ जो हैविंग + V3, हैविंग वर्कड जो है वह परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। तो हम लोग आसानी से फाइंड अप कर लेंगे कि जब कहीं भी हैविंग + V3 का यूज होता है तो हम उसको समझेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। अब मैं आशा करता हूं कि नॉन-फाइनाइट वर्ब्स के जो कन्फ्यूज़न थे, जो आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियां थी, सारे भ्रांतियां आज मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपको एक प्रैक्टिकली ढंग से समझाने का प्रयास किया। ज़्यादा इसमें हमने थ्योरी का जो है सो समावेशन नहीं किया है। मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं इंग्लिश में, या स्पोकन टर्म हो या लर्निंग टर्म हो या रिटन टर्म हो, तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल जो चीज़ होते हैं इसका यूज ज़्यादा होता है। तो मैंने उसी को आपके सामने लाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। और इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करेंगे। थैंक यू।